जो आप देख रहे हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उनका नाम है सुधाकर राजेंद्र जी हैं। इस सर का जन्म स्थान जो रहा है दत्तमई पटना में पड़ता है, लेकिन इनका कर्म क्षेत्र जो रहा जहानाबाद क्षेत्र रहा, यानी संपूर्ण मगध रहा है। जो एक तरह से वरिष्ठ पत्रकार भी कह सकते हैं। एक संपादकीय के दृष्टिकोण से जो ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं 90 के दशक में, जिससे आदमी मिलकर रूह कांपता था, उनसे भी इंटरव्यू लिए हैं। इससे बड़ी बात कहा गया है, कव्यः किं न पश्यन्ति, कवि सब कुछ देख लेता है। तो मेरा क्षेत्र कविता के अलावे पुरातत्व, साहित्य, कला, संस्कृति सब रहा और सभी क्षेत्रों में मैंने कुछ काम करने का प्रयास किया। छायावाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद रहा, आज पुरस्कारवाद का होड़ चला है और इस पुरस्कारवाद में सभी कवि विमोहित हैं। पुरस्कार लेने से ही मात्र कोई कवि नहीं हो जाता। मैंने कई पुरस्कार दाताओं को पूछा कि इस साहित्यकार को पुरस्कृत कर रहे हैं तो किस लिए, व्यक्ति को, वृत्ति को या कीर्ति को, वो नहीं बता सके। नमस्कार, हम आज आपको पराक्रमी मगध चैनल के माध्यम से ऐसे कवि जो मगध के छायावादी भी हैं, राष्ट्रवादी भी हैं और समाजवादी भी हैं। मतलब मगध 3 चीज़ों के लिए विख्यात भी है, पराक्रम के लिए, ज्ञान के लिए और मोक्ष के लिए। अगर हम मगध में कवि के माध्यम से जाने या कविता के जो भी शब्दों का चयन शब्दकोश से किया गया है, तो ऐसे महामानव से जब हम मिलते हैं या उनके बारे में जानते हैं, उनके चरित्र या समाज में जो दी हुई एक तरह से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उनका नाम है सुधाकर राजेंद्र जी हैं। जो एक तरह से वरिष्ठ पत्रकार भी कह सकते हैं। पत्रकारिता के जो भी दृष्टिकोण होता है, बड़े बड़े जो आज तक चैनल है या कई अखबारों में यह काम किए हैं। एक संपादकीय के दृष्टिकोण से जो ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं 90 के दशक में, जिससे आदमी मिलकर रूह कांपता था, उनसे भी इंटरव्यू लिए हैं। और रही बात प्राचीन इतिहास हो या प्राचीन कहें, एक तरह से शायर भी कह सकते हैं मगध के लिए, तो मैं इन्हें एक तरह से गुलजार के नाम से भी प्रस्तुत करता हूं, सुधाकर सर को, मगध का, जो बहुत सारे पुस्तकें लिखे हैं, कविताएं लिखे हैं। उनमें इनका एक प्रमुख पुस्तक है थाती है यादें, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार, और इसके साथ कि आप मेरे के यहाँ आए इसके लिए बहुत साधुवाद। आपने बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन उतनी बातें अतिशयोक्ति जैसी लगती है। मैं जितना हूँ उतना ही हूँ, और मेरे कर्म से लोग जानते हैं, मेरे कर्म से लोग जानेंगे, और जो भी बातें आगे होगी मैं आपको बताऊंगा। सर, जैसे मतलब पुरातत्व विभाग का काम है या कला संस्कृति विभाग का काम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है, लेकिन आप एक कवि रहते हुए उस चीज़ के बारे में भी आपने बहुत उसको एक तरह से हृदय से आप उस तरह से समेटे हैं कि कला संस्कृति को इस चीज़ में रुचि होनी चाहिए, लेकिन आपकी रुचि कविता के माध्यम से उस चीज़ को आपने देखे हैं। जैसे धरावत हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो क्षेत्र है मतलब मगध में, उस पर आप काम किए हैं। और हर एक जितने भी सारे मगध में कवि हैं पुराने उनके जीवन रेखा के बारे में, उनका क्या योगदान रहा है, बहुत ऐसे लोग कम मिलते हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है सर कि हम अपना चेहरा बनाएं, लेकिन आपका इस चीज़ में रुचि न रहकर उन लोगों में रुचि है जो कुछ न कुछ मगध में योगदान किए हैं। ये तो सबसे बड़ी बात होती है सर। सबसे बड़ी बात कहा गया है, कव्यः किं न पश्यन्ति, कवि सब कुछ देख लेता है। तो मेरा क्षेत्र कविता के अलावे पुरातत्व, साहित्य, कला,
संस्कृति सब रहा और सभी क्षेत्रों में मैंने कुछ काम करने का प्रयास किया। सबसे पहली बात है पुरातत्व के क्षेत्र में, तो पुरातत्व के क्षेत्र में जहानाबाद के जितने भी पुरातात्विक धरोहर हैं वो सबों का करीब करीब विश्लेषण अध्ययन वहाँ जाकर किया, जिसमें आपका धराउत है, घेजन है, लाट है, दाबतू है, बड़ावर है और अन्य जगहों पर विश्लेषण करके उसके बारे में जिस अखबार से हम जुड़े रहे, सबसे पहले नवभारत टाइम्स से जुड़े रहे, राष्ट्रीय सहारा से जुड़े रहे और दर्जनों पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे, सबों में यहाँ के पुरातात्विक धरोहरों को लाने का प्रयास किया और मेरा प्रयास रहा। आप कवि के रूप में कब से काम कर रहे हैं और कविता को आप किस मने भाव से देखते हैं? जो आजकल का कवि है एक अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए या चेहरा बढ़ाने के लिए मतलब कविता के शब्दों का चयन सही से नहीं करते हैं, वो केवल अपने मुखारबिंद से एक तरह से चेहरा चमका रहे हैं सर, लेकिन उनमें शब्द का जो चयन होता है पहले वाली अब नहीं रह गई है। देखिए, कवि कर्म तपस्या का कर्म है और जो साधक जितने ही शब्दों की साधना करेगा उतना ही बढ़िया लिख पाएगा। आज का दौर चल रहा है प्रचार का दौर, जबकि कवि अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी नहीं होते, बहिर्मुखी नेता होते हैं। ये अपनी भावनाओं में सब कुछ लिखते हैं। तो सवाल यह है कि शब्दों का साधक जो होगा वही एक अच्छा कवि होगा। और आजकल तो प्रचार का युग चल गया है। लोग प्रचार करते हैं, अपने आप को प्रचारित ज़्यादा करते हैं, कवि कम प्रचार ज़्यादा। और एक परंपरा आजकल चल गई है, उसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि पहले तो छायावाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद रहा, आज पुरस्कारवाद का होड़ चला है। और इस पुरस्कारवाद में सभी कवि विमोहित हैं। पुरस्कार लेने से ही मात्र कोई कवि नहीं हो जाता। मैंने कई पुरस्कार दाताओं को पूछा कि इस साहित्यकार को पुरस्कृत कर रहे हैं तो किस लिए, व्यक्ति को, वृत्ति को या कीर्ति को, वो नहीं बता सके कि किस चीज़ को पुरस्कृत किया जा रहा है। एक व्यक्तिगत रूप में पुरस्कृत किया जा रहा है उन्हें, या उनकी वृत्ति पेशा को पुरस्कृत किया जा रहा है, या उनकी कुछ कृतियाँ भी है। मूलतः होना चाहिए साहित्य में कृतियों का पुरस्कार। उन्होंने क्या लिखा, क्या समाज को दिया। और आजकल के साहित्यकारों को यही पता नहीं लगता कि वो क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। किसी भी रचना का एक उद्देश्य और संदेश होता है, तो उनकी रचनाओं में उद्देश्य और संदेश का अभाव पाया जाता है। जहाँ तक छंद विधान है, मुक्त छंद या युक्त छंद, उनको पता ही नहीं, वर्णिक छंद या मात्रिक छंद का ज्ञान ही नहीं है, वो कविता क्या लिख पाएंगे। चलिए छंद मुक्त कविता की बात, जिसे महाप्राण निराला ने जन्म दिया, उनकी छंद मुक्त कविताएं भी भावों से अलग हट जाती है, उसमें भावनाएं रह ही नहीं पाती है, यूं ही शब्दों का जाल बनकर रह जाता है। वो क्या कहना चाहते हैं श्रोता नहीं समझ पाते, और ख़ास करके कवि सम्मेलनों या कवि गोष्ठियों में श्रोता उठकर चल देते हैं, बांध नहीं पाते कवि, उनकी कविता उन्हें बांध नहीं पाती। जी, एक चीज़ कि जब आप आज तक में काम करते थे उस समय आप बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू भी लिए, लेकिन उस समय एक दशक था 90 के दशक में जो हथियारों पे बल पर काम होता था। उस समय न नैतिकता थी, न विचारहीन था व्यक्ति के अंदर, न कोई भावना था, न दया था। उस बीच में आप जाकर ऐसे ऐसे लोगों से आप पत्रकार बनकर मतलब एक तरह से उन लोगों का इंटरव्यू लिए जो सरकार के नज़र में उस समय के लोग माफिया कहें या एक तरह से काला मतलब चिन्हित किया गया था उन पे। उसके बाद भी आप जाकर उनसे इंटरव्यू ले लेते थे, तो आपके अंदर डर नहीं था उस समय कि उस समय में आदमी दिन में चलने पर डरता था, उस माहौल में आदमी जीता था, खौफ था उससे। देखिए, पत्रकारिता देश सेवा है। एक सैनिक जिस प्रकार से देश सेवा करता है, पत्रकार भी उसी प्रकार से देश और समाज की सेवा करता है। डर किस बात की, पत्रकारिता में है तो डर नहीं होना चाहिए। हाँ, बशर्ते आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करें, सीमाओं को बांध दें। मैं तो खूंखार से खूंखार लोगों के बीच तक गया और इंसान से इंसान लोगों के बीच तक गया, हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। उनके लोग मेरे पास तक आते थे,
गाड़ी से ले जाते थे और मैं उनका इंटरव्यू लेता था और वो प्रकाशित करता था। मुझे डर नहीं लगता था, हमको लगता था यही कि इनके पास आए हैं तो ये सुरक्षा हमारी करेंगे। दोनों के बीच प्रशासन का आवाज़ और उन संगठनों का आवाज़ हम बीच में रखने का प्रयास करते थे कि दोनों के बीच कहाँ अंतर्द्वंद चल रहा है, कहाँ एक दूसरे का विरोधाभास हो रहा है और कहाँ हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हम प्रयास करते थे समाज को यही मैसेज देने का कि उनका भी कुछ उद्देश्य है, उनकी बातें भी सुनी जाए और इनका भी उद्देश्य है, इनकी बातें भी सुनी जाए ताकि समस्याओं का समाधान निकल सके। और 90 के दशक से आज तक आकर के वो समाधान निकला और हम लोगों का प्रयास सफल रहा। आजकल अमूमन पत्रकारों को देखते हैं, उनके अंदर एक ऐंठन सी होती है कि हम पत्रकार हैं, तुमको समझा देंगे, यानी वो खबर देते नहीं हैं बल्कि लोगों का खबर लेते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। आपका काम है समाज को एक संदेश देना कि क्या समस्या है, इसका क्या समाधान हो सकता है, और जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी का काम करती है मीडिया। दोनों के बीच बातों को सुन के समाधान निकालने का काम करती है मीडिया। लेकिन आज के पत्रकार जो हैं वो प्रशासन की चमचागिरी और चाटुगिरी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मीडिया के लोग समाज से कट जाते हैं, लोगों से कट जाते हैं, उनकी पत्रकारिता का कोई अर्थ नहीं रह पाता है। इसे सर के मघी में हर तथ्य पे है। इनकर एक रचना हम सुन ली हल, कहाँ जहाँ छोड़ के हमारा मगहियन। मघी माय के व्याकुलता दर्शावित हल अपन बेटा से। हम तू जाहा बेटा हमरा बिसारी के कर असरे तू हमरा छोड़ मगहियन, के कर असरे तू हमरा छोड़ मगहियन। नवर महीना बेटा गर्भ में रखली हल, नवर महीना बेटा गर्भ में रखली हल, दूधवा पिलाई से भागलियो मगहियन, दूधवा पिलाई से भागलियो मगहियन।